नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम बहस की। सुप्रीम बहस इसलिए क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कई याचिकाएं वहां पर दी गई। कल से सुनवाई चालू है और अब अगली सुनवाई की तारीख भी आ चुकी है। लेकिन इस बीच कई निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। लेकिन आखिर किस तरह की आपत्तियां हैं जो याचिकाएं लगाई गई हैं उनमें? क्या संशोधन कानून बनाने उस कानून में संशोधन से पहले उन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की गई? अगर की गई थी जैसा सरकार का कहना है, तो कौन-कौन से उनके ऐसे वजहें हैं जिनकी वजह से अभी भी उनको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, उन सुधारों को लागू किया जाना चाहिए? इसके अलग-अलग पहलुओं को जानने की हम कोशिश करेंगे। इसका तकनीकी पहलू क्या कहता है? आप मुस्लिम वर्ग इसको लेकर क्या कहता है? वक्फ कमेटियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसको क्या कहते हैं? एक संवैधानिक इसकी क्या समीक्षा की जा सकती है? उन सभी को लेकर हमारे साथ अलग-अलग क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ अब्दुल लतीफ आरको जी हैं, जयपुर से जुड़ेंगे। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी हैं। कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। इसका संवैधानिक पहलू क्या है उसको लेकर जयपुर से ही हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट ए.के. जैन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा हैं और भाजपा प्रवक्ता के तौर पर शैलेंद्र धाभाई जी हमारे साथ कुछ ही देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से इसकी एक छोटी सी प्राथमिक समीक्षा करें, क्योंकि जो इसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जैसे अगर हम अब्दुल लतीफ आरको जी की बात करें और शैलेंद्र धाभाई जी की बात करें, ये दो प्रमुख, और अगर आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो पार्टियां हैं। मेरे ख्याल से वक्फ को लेकर इसकी परिभाषाओं में जाने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा छाया हुआ है पूरे भारत में और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से इसको लेकर उन्माद फैला हुआ है, उन सब के बीच इसकी परिभाषाएं क्या हैं? वक्फ शब्द कहां से आया, वाकुफ से आया, वकूफा से आया, किस तरह से इसकी परिभाषा, उन पर नहीं जाएंगे। सीधा हम मुद्दे की बात पर आएंगे। आप सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे अरुण जी। अभी भी ये पूरा जो मामला है अटका हुआ है और इसको लेकर जिस तरह के विरोध प्रदर्शन आ रहे हैं, जिस तरह का विरोध सामने आ रहा है, कई आपत्तियां, याचिकाएं बहुत सारी पहुंची हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन सभी को सम्मिलित करते हुए सिर्फ 5 याचिकाएं हैं जिनको हम सुनवाई के लिए यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि वरना बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की जो समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कल और आज में की है, क्या लगता है आपको इन समीक्षाओं के बाद इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर? देखिए प्रभात जी, हमारे देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ की बात करूंगा, मैं चौथे स्तंभ की बात नहीं करूंगा, क्योंकि चौथा स्तंभ जो हमारा आप है वो संवैधानिक नहीं है। लेकिन 3 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये संवैधानिक स्तंभ है। विधायिका नियम बनाती है और बाकी जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। अब ये ठीक है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और उस देश में कई बार विधायिका के फैसलों के खिलाफ लोग न्यायालय जाते हैं, क्योंकि न्याय की उम्मीद होती है। जी अरुण जी, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, कंटिन्यू रखिए। मैं वही कह रहा हूँ कि न्याय की उम्मीद में कोर्ट जाते हैं और उस कोर्ट जाने से कोर्ट कुछ फैसले करता है। ये कोई जरूरी नहीं है, कि विधायिका उसके बाध्य है। ये कभी नहीं। कई मामले हमारे यहाँ से हुए हैं कि कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो विधेयक लाकर वो नियम बना दिए गए, क्योंकि विधायिका सर्वोच्च है, वो नियम बनाती है। तो यही इस मामले में हो रहा है। ठीक है, जिसकी असंतुष्टि है वो कोर्ट चला गया, क्योंकि कोर्ट, लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, इसलिए लोग कोर्ट जाते हैं। तो इस मामले में भी यही हुआ है। और देखिए, इस देश में लगातार परिवर्तन होते रहे, संविधान संशोधन होते रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। और क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ ने बहुत ज्यादा सरकारी भूमि या और भूमि कब्जा ली थी, तो उसको लेकर एक कानून बना। वो कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो हिंदू जो कानून है, हिंदू विवाह कानून है, अगर वो हिंदुओं पे लागू होता है तो वक्फ कानून मुसलमानों पे भी लागू हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये सारी परिस्थितियां हैं। अब निश्चित तौर पर 2 दिन से सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही है और हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय किन्हीं नियमों को लेकर कोई आपत्ति करे और उसमें वो केंद्र को सुधार की हिदायत दे। चलिए, हमारे साथ अब्दुल लतीफ जी जुड़ गए हैं। लतीफ साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका है और जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये कहा है कि फिलहाल जो है इसमें कोई नई नियुक्तियां नहीं दी जाएं और जो
खासतौर पर आज की अगर हम बात करें तो आज जो एक पूरा मामला था जिसको लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि वक्फ बाय यूजर, इसको लेकर भी आज बड़ी टिप्पणी हुई। कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को उठाया था। आज जो टिप्पणियां की गई हैं कि सदस्यों को कैसे रखा जा रहा है, 7 दिन में सरकार से जवाब, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, स्टेक होल्डर से जवाब मांगा है। अब लगता है आपको कि जिस तरह की आपकी मांगे थी उस दिशा में ये पूरा मामला जा रहा है, या फिर अभी भी आपके कुछ सवाल ऐसे बाकी हैं जिनको लेकर लगता है कि नहीं, उन पर भी बहस होनी चाहिए, उनका भी जवाब सरकार को देना चाहिए? अभी जो जिन मुद्दों पर आज फैसला बल्कि एक रिलीफ दी है, वो रिलीफ हमारे लिए काफी ठीक है। और ऐसा लगता है कि जो हमारी मंशा है वो संविधान के मुताबिक है और संविधान के हिसाब से ही कोर्ट भी फैसला करेगी। और जो कुछ भी ये बिल लाया गया है बिल्कुल संविधान के खिलाफ था, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आने वाला है वो हमारे हक में आएगा। और अभी जो 3 मुद्दों के ऊपर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने जो की है, स्थिति यथावत रखी है, इससे हमें बहुत रिलीफ मिली है। और अगर ऐसा महसूस करते हैं कि आगे भी हमें इसका जिस अंदाज से ये रिटें लगी है और लोगों ने समझाने की कोशिश की है और जो अदालत के समझ में आई है, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन लतीफ साहब देखिए, उसमें उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने इस पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि कानून अगर बना है तो पूरे एक प्रोसेस को लेकर बना है, संशोधन की बात जरूर हो सकती है। तो ऐसे में अभी भी क्या आपको लगता है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, रद्द करने से तो सुप्रीम कोर्ट का इनकार है, तो उसने अपना रुख साफ कर दिया है। आपत्तियां कोई हो सकती है, उन आपत्तियों को लेकर बात की जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर टिप्पणी हो रही है। वक्फ बाय यूजर जैसे जिसको लेकर आज टिप्पणी हुई, उनका यह कहना है कि अगर मान लीजिए किसी संपत्ति को, या किसी संपत्ति नहीं, मैं कहूं किसी भी चीज को, क्योंकि उसमें सामग्रियां भी होती हैं, जमीन, चल अचल संपत्ति, सभी तरह की चीजें होती हैं, उसको अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो उसके लिए क्या वो दान जो दिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जब जांच या सर्वे किया गया तो कई चीजें ऐसी सामने आई जिनमें पता चला कि वक्फ की संपत्तियां तो हैं, लेकिन उसका उस समुदाय के लिए या फिर गरीबों के लिए, मुस्लिम वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके लिए, उत्थान के लिए जो किया जाना चाहिए था, वो उनका उस तरह से वाजिब इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे इसका वाजिब इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा और उसके बाद और ज्यादा ये कहें कि ज़कात जो की जाती है मुस्लिम वर्ग की तरफ से, और उसका जो मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूंगा कि उसका जो पुण्य उनको मिलना चाहिए वो कम से कम मिले तो सही, क्योंकि अभी तक 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए इस तरह से उनका किराया आता है। अब अगर इनको नियमित कर लिया जाएगा, उनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, तो उसका फायदा मुस्लिम वर्ग को ही तो मिलेगा। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं इसमें तो खुद सरकार ही बहुत बड़ी प्रॉपर्टियों पर और किराया 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 वाली बात जो है ये ऐसी है कि वो भी नहीं मिल रहा। सरकार किराया देती ही नहीं है। और अब सरकार तो ये कानून ला करके वो प्रॉपर्टी अपनी सरकार की बनाना लेना चाहती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। बल्कि जहाँ जहाँ जो गड़बड़ है वो गड़बड़ ठीक होनी चाहिए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी नाजायज फायदा उठा रहा है तो उस पर रोक होनी चाहिए। अब तक रोक इसलिए नहीं होती है कि सरकार तो मदद करती ही नहीं है। आज हमारे पास राजस्थान में 350 प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि जिन पर कोर्ट से डिग्री हुई भी है, लेकिन हम खाली नहीं करा सकते। सरकार मदद नहीं करती है, फोर्स नहीं देती है, इंतजाम नहीं होता है। तो ये जो मदद सरकार की मिलनी चाहिए वक्फ बोर्ड को, वो नहीं मिल रही है। सरकार को चाहिए तो वही वक्फ बोर्ड की मदद करे, जैसे और ट्रस्टों पे मदद होती है इसमें भी होनी चाहिए। ये हमें इसका इनकार नहीं है कि अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है, सुधरना चाहिए, इससे कौन मना करता है। अगर कोई आदमी कोड़ियों लेकर के, अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत और तकलीफ क्या आ रही है लोगों को, वो ये आ रही है कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी कोड़ियों में लेकर के बरसों से यूज कर रहा है और वो किसी को बेच के चले गया। वक्फ प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है, चाहे वो 100 साल पहले बिकी हो, चाहे 60 साल पहले बिकी हो, चाहे 50 साल पहले बिकी हो। आज वक्फ कहता है कि भाई तूने खरीदी है, गलत खरीदी है, ये तो वक्फ है। अब उसे तकलीफ हो रही है कि ये क्या हुआ, मैंने तो 3-3 जगह बिक गई है, ऐसी प्रॉपर्टियां हैं कि 3-3 जगह बिक गई है, वक्फ को पता ही नहीं लगा। जब पता लगा तो क्लेम करने लगे तो तूफान मचने लग गया तो सरकार बिल ले आई। तो ये कोई बात है क्या? अरे भाई ठीक है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपके और फादर जो छोड़ गए आपको मालूम नहीं है, आज मालूम पड़ा, आप क्लेम नहीं करोगे क्या?
आप क्लेम जी। करते कहोगे और साहब तो ये प्रॉपर्टी हमारे पर हाथ रख दिया, ये कह दिया हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। साहब इसमें 2 औरतें नहीं है और औरतें मौजूद है, आई समझ में, जिस पे हाथ रख दिया वही। अरे भाई, सर्वे के बाद 99% प्रॉपर्टियां सर्वे के बाद रिकॉर्ड में आई है, सर्वे सेंट्रल चलिए, गवर्नमेंट ने करवाया है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इस हमारे तरह साथ की AK बातें जैन तो साहब भी हैं, उनका जो आप संवैधानिक पहलू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है तो ज्यादा तकनीकी जो पक्ष है इसका वो बेहतरी से रख पाएंगे। जैन साहब देखिए, आपने सुना, अब जैन साहब को भी सुना आपने, हमारे साथ जो अरुण जी हैं उनको भी सुना आपने, और लतीफ साहब को भी सुना। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चला गया, जो टिप्पणियां की गई उनको लेकर इन दोनों ने अपना पक्ष रखा, क्या लगता है आपको अभी भी इसमें कुछ संवैधानिक पेच नजर आता है? क्योंकि देखिए, कई चीजें हैं जिनको लेकर सरकार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। सरकार का ये कहना है कि हम सिर्फ उनको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, ताकि कम से कम ये तो पता चल सके कि किसकी क्या संपत्ति है। लेकिन इसमें जो मुस्लिम वर्ग है, ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर अलग अलग जो यहाँ पर इनके संगठन बने हुए उनकी बात करें, उनका ये कहना है कि 200-300 साल पहले अगर किसी ने वक्फ कर दी है कोई संपत्ति है, और आज उसका अगर कोई रिकॉर्ड माना जाएगा, हालांकि वो उस पर काबिज हैं, लेकिन आज उसका कोई ऑन पेपर रिकॉर्ड माना जाएगा तो वो मांगा जाए, है ही नहीं उनके पास वो रिकॉर्ड, तो उसको कैसे वो साबित करेंगे? और भी कई ऐसे तकनीकी पहलू हैं जो उन्होंने अपने सामने रखे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है या इनएप्लीकेबल घोषित कर सकती है जो संविधान की मूल भावनाओं की या संविधान के मूल अधिकारों के विपरीत या संविधान के प्रावधानों के विपरीत बनाया गया हो। ये भी एक मूल सिद्धांत है कि ये अवधारणा की जाती है कि अगर संसद ने कानून बनाया है तो वो सही बनाया है, इसीलिए सामान्यतः संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगाई जाती, उसका अल्टीमेट डिसीजन होता है। आज अगर आपने बहस सुनी हो तो उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि आप इंटरिम स्टे नहीं दे सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही थी कि नहीं, इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें हम अंतरिम आदेश देने की सोच रहे हैं। और तब जाकर उन्होंने, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कल उन्होंने शाम को ये बता दिया था कि हम ये आदेश देने जा रहे हैं, और तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि मुझे इंटरिम पर सुना जाए, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज रखा था, पर कल ही उन्होंने जाहिर कर दिया था। सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, यदि आप लोगों ने बहस सुनी हो, तो उन्होंने कहा था कि 1925 में प्रिवी काउंसिल, जब सुप्रीम कोर्ट अब आजादी से पहले प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल ने ही ये वक्फ बाई यूजर को स्वीकार कर रखा है, इसलिए वक्फ बाई यूजर के प्रावधानों को आप नहीं हटा सकते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार ये बात कही थी। दूसरी बात ये कही थी कि जो मेन झगड़ा है, जो कहा जा रहा है वो लेके, क्योंकि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसी में ही संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया हुआ है, परंतु वक्फ बाई यूजर जो एक चीज है उसमें, कि वक्फ बाई यूजर में सेक्शन 40 पुराने एक्ट में था, जिसमें वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार था कि यदि कोई संपत्ति सरकार के पास भी है या किसी के भी पास में, और उसके लिए ये क्लेम किया जाता है कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड ये तय करता था कि ये संपत्ति वक्फ की है, तो चाहे वो कितने ही समय से किसी के आधिपत्य में हो, किसी भी समय से किसी के कब्जे में हो, उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा सकता था। और उसके बाद उसको चुनौती देने का जो प्रावधान है, वो जो ट्रिब्यूनल है, जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा हेडेड है, वहां उसको चुनौती दी जा सकती थी। धारा 40 को इसमें समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब सरकार ये तय करेगी या सरकार के अधिकारी ये तय करेंगे वक्फ बोर्ड की बजाय या वक्फ ट्रिब्यूनल की बजाय कि ये प्रॉपर्टी जो वक्फ बाई यूजर है या पुरानी वक्फ है, ये वक्फ है या नहीं है। और साथ में उसमें एक प्रावधान ये डाल दिया गया कि यदि संपत्ति सरकार के पास है या सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, सरकारी है, तो उस पर वक्फ क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को चुभ रही थी, और जो आर बार। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है या जो नोटिफाइड नहीं है वो वक्फ रह नहीं सकती। तो ये वक्फ बाई यूजर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है कि बाई चांस कोई प्रॉपर्टी वक्फ पर रजिस्टर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो अभी भी हो चुका है, रजिस्टर्ड नहीं हुई हो और वक्फ बाई यूजर हो, क्योंकि आपको क्या ना कि वक्फ एक्ट बाद में बना है। वक्फ की शुरुआत 1913 में कब हुई थी? जो मुस्लिम वक्फ वैलिडेशन वक्फ एक्ट बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि लुटियन जोन्स में जब नई दिल्ली का निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ कहीं जमीन की और संपत्ति थी, पर यह था कि उनका रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उनको
उनको नोटिफाई करके मुस्लिम वक्फ वैलिडेशन एक्ट बनाया था। उसके बाद 1954 में दूसरा कानून बना, 95 में तीसरा कानून बना, 2013 में उसमें संशोधन हुआ और अब दोबारा संशोधन। तो इसलिए मुख्य रूप से ये समस्या है कि एक तो सरकार ने शक्तियां अपने हाथ, दूसरा इसमें संशोधन करके जो जिस पे आज रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई उसमें जो कुछ तो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होता है या बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होता है या गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होता है, उन्होंने कहा वो क्योंकि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता इसलिए वो किस जाति के ये मायने नहीं रखता, परंतु जो अन्य मेंबर्स बनाए जाते हैं उनमें जो नॉन मुस्लिम बनाने का प्रावधान था उसके लिए आज सॉलिसिटर जनरल ने भी माना और उस पर भी उन्होंने रोक लगाई है। और उसमें उन्होंने कहा भी सही कि क्या किसी हिंदू मंदिर की ट्रस्ट है जहां पर मतलब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कोई मुस्लिम या दूसरी कम्युनिटी का आप अपॉइंट कर सकते हैं, वही सिद्धांत उन्होंने आज यहाँ लागू किया है। तो मूलभूत से जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात और कही थी कि इस एक्ट में कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे वक्फ उल औलाद के मामले में जो संशोधन किया गया है कि मुस्लिम्स की महिलाओं के अधिकारों को उसमें सुरक्षित रखा जाएगा, उसकी ओर शायद उनका इंडिकेशन था। पर बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये वक्फ बाय यूजर को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है ये उन्हें अपेरेंटली गलत लगी थी जी। और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा था कि ये जो नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड के अंदर सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा था, वो दोनों बातें उन्होंने, और क्योंकि ये सारा का सारा एक इसी बात पा रहा है कि वक्फ बाय यूजर और दूसरा सरकार की ताकत कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है ये सरकार घोषित करेगी। इन दोनों तीनों बातों को लेकर इसमें जो मुख्य बिंदु है जिनको वहां चुनौती दी गई। बिल्कुल, अरुण जी के पास मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरी जो टेक्निकल टीम है उससे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शैलेंद्र धाबाई जी को एक बार जोड़ने की वापस कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यानी कि जो सरकार की तरफ से जो पक्ष है, सत्ता पक्ष की तरफ से, वो भी सामने आ जाए। शैलेंद्र धाबाई जी हमारे साथ ताकि जुड़ जाएं। अरुण जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो मामला था मजहबी से सियासी बना और सियासी बनने की वजह से अब ये संवैधानिक पहलू पे चला गया पूरा मामला? अगर ये मजहबी रहता और उसके बाद संवैधानिक जाता, लेकिन बीच में चूंकि सियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई, उसके वजह से ये पूरा मामला इतना उलझा है। प्रभात भाई देखिए, मजहबी मामला तो पहले ही था ही, वो तो इसमें जो ऐसे प्रावधान, जैन साहब वकील हैं, ये ज्यादा गहराई से इस बात को बता सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ प्रावधान जो मुस्लिमों के हक के खिलाफ जा रहे थे, मुझे लगता है कि उनको सुधारने की बात हुई है। और देखिए, ये तो आप ये मान के चलिए कि सरकार अगर कहीं कुछ सुधार करना चाहती है तो अपने प्रतिनिधि वहां अपॉइंट करती है। ये तमाम जगहों पे मतलब हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये देखिए, ये फिर मजहबी मामला हो गया कि वो मुस्लिम होंगे या नॉन मुस्लिम होंगे। अब वक्फ के लिए तो मुस्लिम जरूरी है और बाकी जगह जो सरकार अपॉइंट करती है वहां वो क्या जाति, धर्म या भाषा देख के अपॉइंट करती है? तो उनकी काबिलियत देख के करती है या उनकी जानकारी देख के करती है, उससे सरकार को कितना लाभ मिल सकता है ये देख के करती है। तो ये देखिए, फिर ये मजहब मामला होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। क्योंकि मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार को सुझाव भी दे सकता है और सरकार को मजबूर भी कर सकता है कि वो कुछ मामलों में इंप्लीमेंट किस तरह करें। जी प्रभात भाई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये मामला, अब देखिए होता भी ये है, जब जहां पर सियासत अपने निजी मकसदों को लेकर इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए, अगर पूरे वर्ग से जुड़ा हुआ, पूरे देश से जुड़ा हुआ, किसी राज्य से जुड़ा हुआ अगर मामला होता है, सियासत उसको लेकर काम करती है, तो एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश होती है और उसमें कहीं ना कहीं वेलफेयर होता है। लेकिन जब लगता है कि एक मुद्दा इस वजह से उठाया जा रहा है, मजहबी मुद्दा इस वजह से उठाया जा रहा है जिससे सियासत पकाई जा सके, कोई भी पक्ष, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तब ये मामला थोड़ा सा उलझता हुआ सा नजर आता है। अब्दुल लतीफ साहब, आपने सुना भी, देखिए एके जैन साहब को इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि एके जैन साहब ने इसके दोनों पक्ष सामने रखे, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको भी उन्होंने सामने रखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। और अगर उसमें लग रहा है कि किसी तरह की कोई गलती रही है या फिर संशोधन की जरूरत अगर लगती है, तो उसको लेकर 7 दिन का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। ये उनके कहने पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हमें 7 दिन का वक्त दिया जाए, जो आपने सवाल किया कि उनके जवाब तैयार कर सके। 7 दिन के बाद मेरे ख्याल से अब ये पूरा मामला निपट जाना चाहिए, क्योंकि उन 7 दिनों के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से पूछे गए हैं और जो स्टेक होल्डर से पूछे गए हैं, उसमें उन्होंने उन सारे
सवालों का जिक्र कर दिया जो आपकी तरफ से लग रहा है कि लाजमी है और उनको उठाया जाना चाहिए, चाहे आप कमेटी में गैर मुस्लिमों की बात करें या फिर जो वक्फ बाय यूजर, जो मेन मसला है कि उसको अगर वक्फ बाय यूजर अगर है वो, तो उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई ऑन पेपर अगर नहीं है रिकॉर्ड, उसका डिनोटिफाई उसको नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन उसका कहीं नहीं है, रजिस्ट्री कहीं नहीं है, तो फिर उसका इस्तेमाल कौन सुनिश्चित करेगा? लतीफ साहब जी, एक्चुअली जैन साहब ने जो बात कही है उससे बात साफ हो गई है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिन 3 चीजों पर रोक लगाई है, इससे काफी हद तक वक्त में जो कुछ बदलाव लाना चाहते थे सरकार, उस बदलाव में रुकावट आई है। इसलिए हमें जो भी फैसला सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम समझते हैं कि इससे हमें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। और आगे जब 5 तारीख है उस वक्त क्या होगा वो आगे देख लिया जाएगा। लेकिन आज के फैसले से, आज के ऑर्डर से हमें लगता है कि सरकार की जो मंशा थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। वो जो चाहती थी कि हर तरह से सरकार अपने कब्जे में ले ले और जो चाहे करे, उन सब बातों को पर सरकार की मंशा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किया है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ का जरिया नजर आता है। तो आगे लतीफ साहब, लेकिन देखिए मेरे एक चीज और है, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको भी लगता है कि आपके स्तर पर उन चीजों को अगर समय रहते, चाहे वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए थे ताकि ये सवाल ही ना उठते। अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है और वक्फ की गई है और उसको कहीं ऑन पेपर अभी तक उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि ये अभी का मामला नहीं है, सालों से 200-300 सालों की पहले की संपत्तियां हैं जिनको लेकर अभी तक आपकी तरफ से कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। ये सारी जो गलत फहमियां कहें या फिर ये कहें कि जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं, जो भी लड़ाई हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसको अभी तक ऑन रिकॉर्ड ही नहीं दिया गया। देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर दूं जी। दरअसल बीजेपी ने पहले ये माहौल बनाने की कोशिश की है कि वक्फ में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये धांधलियां हैं, ये भ्रष्टाचार है, ये डकैतियां हो रही है, पूरा माइंड मेकअप करने की कोशिश की है बीजेपी ने। और फिर उसके बाद बिल लिया है और बिल पेश कर दिया। बिल की जो है ना, अपोजिशन की एक भी टिप्पणी उन्होंने नहीं मानी और जो मर्जी आई वो उन्होंने कर डाला। हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां, कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं कुछ गड़बड़ भी हुई होगी, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप छीन करके मालिक बन जाएं। अरे भाई, हम अगर हमारे यहाँ कोई गड़बड़ है हम उसे ठीक भी करेंगे, समझे नहीं? अगर किसी ने गड़बड़ की है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। अब सरकार जो है, आज मैं आपके सामने ये बात रखूं कि राजस्थान के अंदर 325 प्रॉपर्टियों पे डिग्री मिली हुई है, लेकिन हम कब्जा नहीं ले पा रहे, सरकार मदद नहीं करती है। अब ये जब मदद नहीं करती है, अब डिग्रियां ले रही है, कोर्ट की डिग्रियां हैं, आज 20-20 साल से डिग्रियां ले रखी है, हम खाली नहीं करा पा रहे। तो अब ऐसे कई मामले हैं जिसमें हमें सरकार की मदद चाहिए, सरकार मदद नहीं करती है। तो ये ऐसी चीज है, सरकार हमारा किराया नहीं देती है और हमसे कहती है कि ये गरीबों की मदद नहीं करता वो बोर्ड। ये मदरसों के अंदर बच्चों को मदद करनी चाहिए, कहीं गरीबों को वजीफा मिलना चाहिए, कहीं अस्पताल खुलने चाहिए, बिल्कुल खुलने चाहिए और खुल रहे हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन जो तादाद में चलने चाहिए वो इसलिए नहीं कि सरकार हमें ना सरकार पैसा दे रही है, और जो कोड़ियों में हमारी प्रॉपर्टियां रखी है, बरसों मुकदमा चलता है, फिर डिग्री हो जाती है, कब्जा भी नहीं ले पा रहे हैं, सरकार की तरफ से मदद नहीं होती है। तो इसमें बोर्ड की क्या गलत है? जो बोर्ड को खत्म करके और सरकार ने अपने तरीके से 22 में से 14 गैर मुस्लिम मेंबर बना दिए। अब बताइए मेजोरिटी किसकी है? गैर मुस्लिमों की। गैर मुस्लिम जानता ही नहीं वक्फ का कानून क्या है, इस्लाम क्या है। अब वो मर जाएंगे, जो करेंगे वो अपने फेवर में करेंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं कहता हूँ आप अपने मंदिरों में मुसलमानों की मेजोरिटी बढ़ा दीजिए, देखें, फिर आप देखें मंदिर कैसे रन कर लेंगे। मुसलमान जानता ही नहीं है। आपके 36 करोड़ देवी देवता है, हमारे यहाँ एक खुदा है। बताइए, हम उस लाइन से सोचते हैं, आप उस लाइन से सोचते हैं। जब आप हमारे यहाँ आकर के बोर्ड में उस लाइन से सोचोगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, तो क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम कहते नहीं, खुदा एक ही है। तो दोनों में फर्क है, तो ना हम वहां चल पाएंगे ना आप हमारे यहाँ चल पाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और संविधान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि भाई हम अपने मजहब के बारे में
अपने आजाद हैं, हम अपने तरीके से उसे मेंटेन करेंगे। अब सरकार की बदनीयती देखिए, पूरे बोर्ड को ही ऐसे कानून लिया है, ऐसा वो लिया ही है कि आप उनके कब्जे में कर लिया। उन्होंने कलेक्टर को सारे पावर दे दिए, कलेक्टर फैसला कर देगा तो मानना पड़ेगा। जो जिसके पास जमीन है अब वो जमीन का मालिक हो जाएगा। हमसे जवाब मांगेंगे कि लाइए साहब आपके पास सबूत लाइए, सबूत हमारे पास होंगे नहीं, जबकि 99% जमीन है हमारे पास, वो है जो गवर्नमेंट ने सर्वे करके हमारे यहाँ इंदिराज कराई, आज उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई सर्वे तुम्हारा किया हुआ है और उस सर्वे के बाद हमारे यहाँ इंदिराज है, अब तुम कहते हो इंदिराज कैसे है? अरे भाई तुम्हारे सर्वे हुई है ना, यूजर बाई वक्त सर्वे से होने के बाद जो इंदिराज हुई है, आप उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन चीजों को लेकर के कुछ तो ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ताकि पब्लिक इनका साथ दे, मुसलमानों में फूट डाले, मुसलमानों में ग्रुप बांट रहे हैं, ये शिया, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये फलाने, ये इस तरह से डाल रहे हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है, लड़ाओ राज करो। ये लड़ाओ राज करो में वक्त के अंदर भी वो रणनीति लेकर के चले आए, तो ये चलने वाली बात नहीं है। अच्छा फिर हमारे इस मुल्क की बदनामी कितनी हो रही है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया देख रही है कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। ये कोई अच्छा मैसेज जा रहा है क्या? खराब मैसेज जा रहा है। पूरी दुनिया में हमारी सांस बिगड़ रही है, हम सारी दुनिया से कट रहे हैं इस तरह से। हर आदमी यहाँ तो अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इसको संभाले। ये अमित शाह जी मर्जी आए जो कर रहे हैं और बदनामी प्राइम मिनिस्टर साहब की हो रही है। मैं अपील करूंगा उनसे कि टमाटर को संभाले और ऐसा ना हो कि मुल्क से बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। चलिए लतीफ साहब, मैं समय चूंकि कम है और इसका एक और छोटा सा सवाल मैं हमारे साथ जैन साहब के पास लेना चाहूंगा। जैन साहब, जो बेंच ने कहा है, मैं थोड़ा सा उसको कोट करते हुए आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। बेंच ने कहा है कि विधानसभा न्यायालय के किसी निर्णय या फिर डिक्री को अमान्य घोषित नहीं कर सकती, जैसा कि अभी लतीफ साहब ने कहा कि हमारे को सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। आप कानून के आधार को हटा सकते हैं लेकिन आप किसी निर्णय को बाध्यकारी घोषित नहीं कर सकते या फिर इसको बाध्यकारी घोषित नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता कि ये जो टिप्पणी है एक तरह से विधायिका और न्यायपालिका के बीच में एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उनको एक तरह से ये नोटिस करती है कि ये दोनों कहीं ना कहीं अटक रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? एक तरफ विधायिका क्या कहती है, विधायिका और न्यायपालिका टिप्पणी करती है कि जो विधानसभा है वो न्यायालय के किसी डिक्री या निर्णय को अमान्य घोषित नहीं कर सकती। ये भी एक बड़ा पेच है। ये जो टिप्पणी आई है उसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1925 में ही ये वक्फ बाय यूजर को विधि अनुसार घोषित किया जा चुका है, प्रीवी काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट की प्रीडेसेसर थी, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति की थी। उन्होंने कहा हम कानून बनाकर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपको विधायिका को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी डिक्री को, न्यायालय की डिक्री को या आदेश को नलिया वॉइड विधेयक बनाकर कर सके। आप कानून बना सकते हैं पर कानून बनाकर किसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को या किसी भी निर्णय को अवैध व शून्य घोषित नहीं कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड में उन्होंने सिर्फ एक तरीके से वार्न किया था कि जिस तरह से न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं उसी तरीके से विधायिका की भी अपनी सीमाएं, क्योंकि जो केशवानंद भारती के केस में ही ये फाइनल लाइन ड्रॉ कर दी गई है, जो आज तक ड्रॉ की जा रही है कि संविधान यानी आपके पास 500 के 500 या 525 सांसद हो, दोनों संसद पूरी की पूरी 100% आपकी हो, तब भी आप संविधान का संशोधन के नाम पर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बात है कि इसलिए हर चीज को अपनी सीमाएं, और यही प्रजातंत्र की सीमाएं होती है कि यहाँ कोई भी जो विंग है, कोई भी अंग है, वो सर्वशक्तिमान